नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लंबे समय से हम अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में लग रहे आपातकाल की चर्चा करते आ रहे हैं। और आपातकाल की चर्चा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो ये है कि इस समय श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई हुई थी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आपातकाल हट चुका है, इमरजेंसी हट चुकी है। इमरजेंसी हटी क्यों, ये भी हम बताएंगे। इमरजेंसी कितने दिन चली, ये भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि श्रीलंका में इस समय चीन का विरोध क्यों हो रहा है। चीन का कौन सा कारण है जो श्रीलंकन्स को समझ में आ रहा है, जिसके चलते ये सारी बातें आ रही हैं। चलिए बात करते हैं शुरुआत से। साथियों, श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने स्टेट इमरजेंसी को हटा दिया। स्टेट इमरजेंसी को हटाने के पीछे जो सबसे बड़ा वजह रहा वो क्या था, आइए अब मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये 6 अप्रैल की खबर सुन रहे हैं। मैं आपको अगर फिगर्स के हिसाब से बताऊं तो 3 अप्रैल को इमरजेंसी लगाई गई थी। अच्छा, 3 अप्रैल को लगाई क्यों गई थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। असल में 1 अप्रैल के दिन क्या हुआ था कि श्रीलंका के बहुत सारे लोग श्रीलंका के राष्ट्रपति के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकल आए। क्यों निकल आए? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ रही थी। महंगाई का विरोध करते करते आम जन व्यथित होकर के, अच्छा महंगाई तो बढ़ रही थी वो तो चलिए एक एस्पेक्ट है, क्योंकि ये नंबर है, बढ़ेगा ही या घटेगा ही, 2 ही फिगर दिखेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंटली इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि शहर के अंदर पावर कट 12 घंटे तक हो रहा है। नंबर दूसरा, शहर छोड़िए, श्रीलंका में पावर कट 12 घंटे तक हो रहा है। फ्यूल जो है वो ट्रैवल करने के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है। दवाई खरीदने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए, खाद्यान्न खरीदने के लिए इनके पास फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में आम जन जो है वो सड़कों पर उतर आया और राष्ट्रपति का विरोध करना शुरू किया। घटना कब की थी? 1 अप्रैल की, जिससे परेशान होते हुए यहाँ के राष्ट्रपति ने 3 अप्रैल को इकोनॉमिक हार्डशिप को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी। ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट राजपक्षे हैज डिक्लेयर पब्लिक इमरजेंसी ऑन अप्रैल 1, माफी चाहूंगा, 1 अप्रैल को ही इन्होंने इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी कि भैया अपन लगाने जा रहे हैं इमरजेंसी। तारीख में थोड़ा सा कंफ्यूजन, 3 अप्रैल नहीं 1 अप्रैल को ही इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई थी। अब क्या होता है कि इमरजेंसी तो लग गई, लेकिन इमरजेंसी लगने के बाद में इनकी जो सरकार है, देखिए एक बार इस वीडियो को आप देखें जिसमें से आप देख के समझ सकते हैं कि लोगों ने इमरजेंसी का विरोध करते समय कितना ज़बरदस्त तरीके से पुलिस को भगाना शुरू किया। आप इस वीडियो को ध्यान से अगर देखें तो समझ में आएगा कि जनता ने जहाँ जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्हें दौड़ा दौड़ा करके दूर भगाना शुरू कर दिया। ये जो चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है, ये हुजूम जो उमड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में श्रीलंका की स्ट्रीट्स का है, श्रीलंका की सड़कों का है। लोग विरोध किसका कर रहे हैं? लोग विरोध कर रहे हैं सरकार के निर्णय का, इमरजेंसी लगाए जाने का। इमरजेंसी लगाए जाने के विरोध में वो ये पाते हैं कि यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने किसी भी प्रकार से सही निर्णय नहीं लिया समय रहते हुए। जब समय रहते हुए निर्णय नहीं लिया, इसी कारण से आज ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं और सरकार के हालात उत्पन्न करने में कोई भी प्रकार से राहत की कोई प्रक्रिया ना अपनाए जाने का लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप जानना चाहें, बोले साहब ये ऐसा थोड़ी है कि जनता के प्रदर्शन से परेशान होकर के राष्ट्रपति ने जो है वो बंद कर दिया है ना भाई, मतलब इमरजेंसी हटा दी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या कहानी है? कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों का कहना है, आम जन का कहना ये है कि भैया जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो भी इस इमरजेंसी का समर्थन करेंगी तो उन्हें हम चुनाव में उतरने ही नहीं देंगे, यानी उनको वोट नहीं देंगे। अब बस राजनेता जो होता है वो वोट के आगे भागता है, और उसी के चलते हुए यहाँ पर जो निर्णय हुआ वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। यहाँ पर वर्तमान में 225 मेंबर्स पार्लियामेंट के अंदर, जो मतलब ये जो श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है, यहाँ पर 225 मेंबर की पार्लियामेंट है। इसमें से जो रूलिंग पार्टी है श्रीलंकन पीपल्स पार्टी, इनका जो सबसे बड़ा ग्रुप, समर्थक ग्रुप है, उनके सदस्यों ने कहा कि यदि आप इमरजेंसी को लगाए रखते हैं तो हम आपका समर्थन नहीं करने वाले हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, इनका समर्थन जो सरकार के अंदर रहते हुए अन्य पार्टी कर रही थी,
उन्होंने अपना समर्थन इनसे वापस ले लिया और कहा कि साहब इमरजेंसी के हम खिलाफ हैं। ठीक है, आप इस समय श्रीलंका के हालात को इस प्रकार से देख सकते हैं। श्रीलंका जो है उसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है, यहाँ पर जीडीपी 80.6 बिलियन की जीडीपी है। इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बढ़कर के 18.7% तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो हालात ख़राब हो रहे हैं, आप इस तरह से अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ $1 2021 में 199 रुपये का था, अब वो ऑलमोस्ट 300 श्रीलंकन रुपीज़ का हो चुका है। मतलब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि श्रीलंका जो है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से महंगाई बूम कर रही है, और ऐसी स्थिति में लोगों को परेशान होता हुआ आप देख और सुन सकते हैं। साथियों, ये सब बातें तो मैंने अब आपको बता दी, लेकिन अल्टीमेटली लोगों का विरोध एक और कारण से भी हो रहा है, और वो कारण है, लोगों का कहना है, विशेष रूप से जो ट्रेडर्स हैं श्रीलंका के, उनका कहना है कि हमारी सरकार ने सब कुछ चाइना को बेच दिया। यू सोल्ड एवरीथिंग टू चाइना। श्रीलंकन फूड वेंडर्स ने कहा राजपक्षे गवर्नमेंट ऑफ सेलिंग एवरीथिंग टू चाइना। मतलब लोगों का विरोध इस बात पर हो रहा है कि आप लोगों ने आज हमारे पास फॉरेन रिजर्व खत्म क्यों हुआ। उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि आप लोगों ने सब चीज़ें, अपना फॉरेन रिजर्व जो है वो चाइना को पकड़ा दिया। चलिए मैं अब आपको इसी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि अल्टीमेटली चाइना ने किस प्रकार आज श्रीलंका को इस हालात तक पहुंचाया। इसको हम थोड़ा डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। रोड पर होते हुए प्रदर्शनों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। फाइनली श्रीलंकन सरकार को सरकार गिर जाने के डर से इमरजेंसी हटानी पड़ी, लेकिन अभी तक कोई समाधान इस बात का निकल करके नहीं आया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन इस बीच में तथ्यात्मक जानकारी ये जान लीजिए कि श्रीलंका के हालात जो खराब हो रहे हैं उसमें कुछ फिगर्स हैं कि जब एप्पल 500 रुपये किलो बिका करता था, अब वो 1000 रुपये किलो हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए, मतलब कुछ फिगर्स हैं। श्रीलंका की आर्थिक हालात को आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंका ने अपने नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया में जो भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स हैं उन्हें बंद करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं बचा है। कैसे चलाएंगे विदेशों में अपना ऑफिस, इसलिए इन्होंने बंद करने का निर्णय लिया है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली चाइना ने आज उसे इस स्थिति तक कैसे पहुंचाया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप इस प्रकार से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि हम उदाहरण के रूप में 2 बॉक्स बनाएं और इन 2 बॉक्सों को आपको समझाने का प्रयास करें। लेट्स से 1 इधर की तरफ है चाइना और इधर की तरफ है श्रीलंका। देखिए क्या करता है चाइना। चाइना के एक तरीके को, एक फिगर को हम आपके साथ शेयर करेंगे। चाइना ने अब तक लगभग $850 बिलियन उन गरीब देशों में बांट दिए जिनकी कैपेसिटी भी नहीं थी कि वो लोन चुका पाएंगे। पहले मैं आपको श्रीलंका के केस में समझाता हूँ कि चाइना करता कैसे है, चाइना लोन कैसे देता है। देखिए, चाइना का सिंपल सा सिस्टम ये होता है, ये उन लोगों को टारगेट करता है जिनको कोई और लोन नहीं दे रहा है ना। अब आप पूछेंगे कोई और लोन नहीं दे रहा, श्रीलंका को कोई लोन क्यों नहीं देगा। इसके लिए मैं आपको एक तथ्यात्मक जानकारी देता हूं। देखिए, आपको ये एक न्यूज़ दिखाई देगी, आप इस न्यूज़ को पढ़िए। यहाँ पर आपको दिखेगा कि फिच ने श्रीलंका की रेटिंग को डिक्रीज करके सीसी लेवल तक पहुँचा दिया है। अब आप पूछेंगे इसका क्या लेना देना इस बात से, मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें से एक का नाम फिच है, एक का नाम मूडीज़ है, एक का नाम स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। मैंने कई बार इनके नाम भी आपको पहले बताए हैं। ये दुनिया भर के देशों की रेटिंग करती हैं। रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप और हम एक साथ कहीं गए, आपने किसी दोस्त से उधार मांगा। उधार मांगने पर आपका दोस्त पहले आपके किसी कॉमन नोन से पूछता है कि यार ये लौटा तो देगा ना मेरा पैसा। तो आपके दोस्त ने जो रिव्यू दिया ना कि हाँ यार ये लड़का अच्छा है, ज़रूरत में है, दे दो, पैसा ज़रूर लौटाएगा, खाएगा नहीं तुम्हारा। लेकिन दूसरी तरफ एक दोस्त है जो कह रहा है कि भाई देखो हम कह नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में चल रहा है ये, और पता चले कि तुम्हारा लोन भी जो है वो कर्जे में ही डूब गया। ये काम करती हैं रेटिंग एजेंसीज। अच्छा, अब चाइना क्या करता है, अब वो सुनो आप। चाइना क्या करता है कि जैसे श्रीलंका को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने बहुत नीचे का नंबर दे दिया। नीचे का नंबर दे दिया का मतलब है कि भाई श्रीलंका जो है वो लोन लेने लायक स्थिति में नहीं है ना। किससे नहीं लोन ले पा रहा है, बड़े देश जैसे कि यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये श्रीलंका को लोन देने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं कि यार इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी संदेह में है। चाइना कहता है डरो मत,
मैं तुम्हें लोन देने को तैयार हूं। अच्छा, तो अब आप पूछेंगे सर चाइना इतना हमदर्द कैसे हुआ श्रीलंका का कि ये लोन देने के लिए तैयार हो गया। चाइना श्रीलंका से कहता है देखो यार तुमको अब कोई और तो लोन दे नहीं रहा है, एक काम करते हैं, समाधान ढूंढते हैं, मध्यम मार्ग ढूंढते हैं। मध्यम मार्ग क्या है? एक काम करो, हम तुम्हें लोन देते हैं, इसकी एवज में तुम हमें कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखो। अब प्रॉपर्टी गिरवी रखो से मतलब क्या हुआ? बोले तुम्हारे देश का कोई एक हिस्सा जो है ना वो हमें बता दो कि यदि लोन नहीं चुका पाए तो हम ये हिस्सा अपने पास ले लेंगे। नंबर एक तो तरीका ये करता है ये। अच्छा, जैसे श्रीलंका के केस में इसने हम्बनटोटा पोर्ट गिरवी रखवाया था, ठीक है। अच्छा, नंबर दूसरा बात सुनिए, चाइना का पहला केस तो क्या हुआ, लोन देने से पहले सामने वाले की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता है। दूसरा क्या करता है, श्रीलंका से कहा, जैसे मान लो चाइना ने कहा कि तुम्हें हम $1 बिलियन जो है वो तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, $1 बिलियन उधार दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लोन का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, यानी ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब तुम्हारी किस्तें सही से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसके लिए हम एक काम करते हैं ताकि तुम्हारे बारे में हमारी इमेज सही रहे। क्या? दोनों मिलकर के किसी तीसरे देश में चलते हैं। मान लो श्रीलंका और चाइना मिलकर चले गए सिंगापुर, और यहां पर चाइना की एक बैंक के ऑफिस में, ध्यान से सुनिएगा, चाइना की बैंक है, देश कौन सा हो गया? सिंगापुर। यहां पहुंच करके इन दोनों ने क्या कहा कि तुम एक काम करो श्रीलंका वालों, अगले 2 साल की जो किश्त है ना वो पहले यहां जमा करा दो। बोले सर हम लोगों को लोन दे रहे हो कि पैसा वापस ले रहे हो? बोले बेटा देखो, लोन जो तुम्हें मिल रहा है, किश्त तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम्हें और तो कोई लोन दे नहीं रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं 2 साल की किश्त यहां पर ऑलरेडी जमा कराओ ताकि हमारा लोन तुम्हारे पास स्मूथली आता रहे। चलिए साहब, श्रीलंका जैसे देश इस बात के लिए भी मान जाते हैं। क्यों मान रहे हैं ये? क्योंकि इनके हालात इतने खराब हैं कि इन्हें कोई और लोन देने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब आपको बैंक लोन नहीं देती तो आप किसी प्राइवेट लेंडर से जब लोन लेते हैं, बिल्कुल चाइना वैसे ही करता है। अच्छा, तीसरा काम क्या करता है, तो एक प्रकार से 2 साल का लोन इसने ऑलरेडी यहां पर एक बैंक में रखवा लिया। यदि ये किश्त नहीं चुका पाया तो ये यहां से इस पैसे को तो कब्जे में लेगा ही लेगा, साथ में प्रॉपर्टी के कर्जे में ले लेगा जो अलग। तीसरा काम जो चाइना करता है वो बहुत ही स्मार्ट काम है, और वो स्मार्ट काम क्या है, एक तरफ तो ये पैसे देता है और दूसरी तरफ देश से कहता है कि आपके यहाँ पर जितने भी काम करने के लिए कंपनीज आएंगी वो मेरे ही देश की आएंगी। मतलब अब श्रीलंका में जैसे सड़क बननी है, पैसा सड़क बनाने के लिए दिया इसने, लेकिन अब जो आएगा ना, ट्रेडर जो आएगा या फिर जो मतलब ठेकेदार जो आएगा वो चाइना का ही आएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो ध्यान से, पैसा इधर गया, यहाँ पर सर्विस के नाम पर इसकी कंपनी ने पैसा लिया, पैसा लेकर के ये वापस। कहने का अर्थ समझ के देखो आप, कितनी समझदार तरीके से इन्होंने अपनी नीति बनाई हुई है। और चाइना यही करके अपनी जो OBOR 1 बेल्ट 1 रोड परियोजना है ना, उसमें लगभग $850 बिलियन लगभग 63 देशों में अब तक बांट चुका है, और उनमें से श्रीलंका एक है। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसे जरूर शेयर करिएगा। समझ में आ गया? कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया हम्बनटोटा पोर्ट, तो ये हम्बनटोटा पोर्ट अब इस श्रीलंका से चाइना ने अगले 100 साल के लिए ले लिया है, क्योंकि तुम लोग लोन नहीं चुका पाए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से चाइना अपने डेट ट्रैप के जाल में, यानी ऋण के जाल में सामने वाले देश को फंसाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। मैंने ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पर लिख कर दे दी है, आप इससे इस बात को पूरी तरह से PDF प्राप्त करके समझ लेंगे। टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, वहां पर अभी इस क्लास की PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों के मन में होता है कि यार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होता कैसा है, क्लासेस कैसे होती हैं, किस तरह से ली जाती हैं। इसके लिए एक काम हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, और वो ये है कि अब हम अनअकैडमी का एक स्टोर खोल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कभी किसी का शोरूम देखा हो, वैसे अनअकैडमी का एक स्टोर ओपन हो रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको हमारी पेड क्लासेस चलती हुई दिखाई देंगी, ताकि आपके मन में जो क्यूरोसिटी है ना, जैसे अभी हमारा एक स्टोर ओपन होने जा रहा है गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि सर्कल पर जयपुर के अंदर 9 अप्रैल से 10
हमारा जयपुर, ये दिल्ली में भी एक स्टोर ओपन हो चुका है। यदि आप दिल्ली के करीब में हैं तो आप राजेंद्र नगर में हमारा स्टोर ओपन हो चुका है, वहाँ पर जाके आप हमारी क्लासेस को देख कर आ सकते हैं, कैसे हमारी क्लासेस होती हैं। वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो आपको गाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो आप इन स्टोर्स का विजिट कर सकते हैं और यहाँ से जो है आप हमारी क्लासेस भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ साथियों, अनअकैडमी पर हमारी जो मेंटरशिप वाली क्लासेस हैं, जैसे आइकॉनिक प्लान बोलते हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। यूपीएससी के अंदर जो जीएस सब्सक्रिप्शन है वो 46,000 में है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो 67,000 में है। आप इस फैसिलिटी को लोन फैसिलिटी से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में लोन फैसिलिटी अवेल कराती है। फिलहाल के लिए